अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बयानिया के साथ मैं हूँ आलिया शबीर। नाजरीन, पेशावर फूलों का शहर एक बार फिर खून में नहला दिया गया। कई शहरी शहीद और कई शहरी जख्मी भी हो गए। हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। हुकूमत के लिए ये दहशतगर्दी का चैलेंज और इसके साथ साथ सियासी चैलेंज भी है। बिलावल भुट्टो का लॉन्ग मार्च और अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद आगे क्या रंग लाएगी, सियासी खिचड़ी क्या पक रही है, इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। और मुझे जो गेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं उनका मैं आपसे तारुफ करवाऊं। हमारे साथ हैं अब्दुल समद याकूब साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, और हमें ज्वाइन किया है आमिर हकवानी साहब ने, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। आप मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का आगाज़ में चाहूँगी कि आमिर हकवानी साहब आपसे करूँ। सबसे पहले तो पेशावर के ऊपर बात कर लेते हैं। दहशतगर्दी का आज एक बड़ा वाक़या हुआ, खुदकुश हमले में कई अफराद शहीद हुए, कई ज़ख्मी हुए। आपको क्या लगता है कि ये हालिया दहशतगर्दी की जो लहर है ये मज़ीद तक़वियत पकड़ रही है? क्या वजूहात हैं और हुकूमती इक़दामात कहाँ हैं? देखें, बाकी बिल्कुल दुरुस्त कहा। ये तो बहुत ही खौफनाक दहशतगर्दी की वारदात है और आप देखें कि ये अब पिछले कई सालों बाद इस तरह जाके अटैक किया गया है और वाज़ेह तौर पर ये लग रहा है जिस तरह एक सेक्टेरियन किलिंग का हमारे यहाँ पहले इस तरह के वाक़े होते रहे हैं, लेकिन पिछले चंद सालों से इसमें बहुत कमी आ गई थी। तो एक बलूचिस्तान में हमने देखा कि इससे पहले जो इस तरह की दहशतगर्दी के वाक़यात हैं वो आमतौर पर बलूचिस्तान में हो रहे थे या जो साबिक फाटा के एरियाज है वहाँ हो रहे थे, शुमाली वज़ीरिस्तान में, जनूबी वज़ीरिस्तान में। लेकिन अब पेशावर जैसे शहर में, मीन शहर में, और जिस तरह ये एक वाक़या हुआ है खौफनाक, इसमें 30 मतलब बहुत बड़ी तादाद है ज़ाहिर कैजुअल्टीज़ की और बेशुमार जख्मी हुए। और जो इस तरह के धमाके में जो जख्मी होते हैं उनमें से भी कुछ लोगों का बाद में डेथ का खतरा होता है। तो अल्लाह करम करे, रहम करे हमारे पर। वाकई ये बहुत ही तशवीशनाक बात है और हुकूमत के लिए भी और हमारे अदारों के लिए भी ज़ाहिर बहुत ही चैलेंजिंग, बहुत ही तशवीशनाक है। और इस पहले जो इस किस्म के वाक़यात हुए थे वो टीटीपी ही उनकी जिम्मेदारी कबूल करती रही और उनका एक खास स्टाइल है टीटीपी का इस तरह की सीजन किलिंग में मसाजिद को और इमाम बारगाह को और इस तरह दूसरे जो मजहबी इज्तिमात को उनको निशाना बनाने का। तो अभी मुझे नहीं पता कि इसमें कानून नाफिज करने वाले इदारों ने क्या कोई कंक्लूजन मुझे पूछ रहा था, सामने नहीं आया, लेकिन इशारे उसी तरफ जा रहे हैं और इम्कानात वही हैं। तो बड़ा चैलेंज। और आप देखें पाकिस्तान में एक रोजमर्रा जिंदगी बहाल हो गई और बड़ी अच्छी तरीके से चीजें चल रही थी। अभी यहाँ पे PSL हुआ है क्रिकेट का, अभी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया टीम 24 साल बाद पाकिस्तान का दौरा कर रही है, वो भी एक पिंडी में टेस्ट मैच भी आपको पता है आज पहला दिन है, मैच जारी है। तो ये हर लिहाज से और सियासी मूवमेंट भी अरूज पर है और वो भी आप लॉन्ग मार्च देखें, रैलियां देखें, जलसे देखें, जुलूस देखें, ये भी हो रहे हैं। तो अगर ऐसी सिक्योरिटी सिचुएशन रहती है तो ये तो जाहिर है कि सियासी जमातों के लिए भी एक बड़ा थ्रेट है। आमिर हकवानी साहब आपसे भी मज़ीद बात करते हैं। अब्दुल समद याकूब साहब, आज के इस वाक़े पर आप क्या कहेंगे सबसे पहले? और दूसरी बात यह है कि इससे पहले हमने देखा है कि दहशतगर्दी के जो वाक़यात हो रहे थे, इस तरह से मस्जिद को निशाना बनाना और नमाजियों को निशाना बनाना, ये वाक़यात बहुत कम थे और ख़त्म हो चुके थे। अब एक दहशतगर्दी की नई लहर आई और वाक़यात शुरू हुए और अब पेशावर को टारगेट किया गया। तो हुकूमत तो ये समझती है कि थ्रेट भी नहीं, हाई अलर्ट भी नहीं था। तो इस वाक़े के पीछे क्या हक़ाइक़ है? सबसे पहले तो एक दिलखराश, इंतहाई अलमनाक वाक़या है जिसपे इंतहाई अफसोस किया जा सकता है। इंतहाई अफसोस। और जहां आमिर हकवानी साहब बात कर रहे थे कि TTP के वाले से, ऑल्दो के अभी तक किसी ने इसको एक्सेप्ट या कोई अभी तक तो कोई किसी ने जिम्मेवारी कबूल नहीं की, लेकिन बात उनकी दुरुस्त है क्योंकि इससे पहले जो थी TTP उसने ही इस तरह के कुछ सेक्रेटेरियन किलिंग्स में वो मुलविस रही है। और उस वक्त जबकि अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हो जाती है पाकिस्तान में, जब हमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होने लगती है, जब इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो जाती है, जब टूरिज्म बहाल हो जाती है, जब भी हम किसी एक ऐसे मौके पे जब हम ये समझते हैं कि अपने आप को सिक्योर फील करना चाहते हैं, तो ये कौन सी ऐसी कुव्वतें हैं जिनको पाकिस्तान में ये अमन और अमान की सूरत हाल जो है वो खटकती है? उससे तो जाहिर यही होता है कि जो बलोचिस्तान में जो कुव्वतें, बैरूनी कुव्वतें हमारे हमसाया मुल्क से जितने भी हमने तो ये दिए, इनको सबूत भी दिए, तो समझ में ये आता है कि कहीं इसमें भी हमें इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है कि क्या वो खुफिया हाथ इसमें शामिल हैं या बैरूनी फंडिंग। TTP को तो बैरूनी फंडिंग मिलती रही है हिंदुस्तान से।
हम उन कुव्वतों को भी ये पैगाम देना चाहते हैं और उनके लोकल फैसिलिटेटर्स को भी ये पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब जंग लड़ी। सारे इदारों ने मिल के इसके खिलाफ एक दुनिया को पैगाम दिया कि हम ही वो वाहिद मुल्क है और आने वाले वक्त में भी हम इसे सही बात है अब्दुल समद साहब, वो बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि हमने बिल्कुल पैगाम दिया, लेकिन दूसरी तरफ ये देखें कि हम समझ रहे थे कि अफगानिस्तान में अगर तालिबान की गवर्नमेंट आ जाएगी सो कॉल, तो हम समझ रहे थे कि हमारे मुल्क में एटलीस्ट आ जाएगा, वहाँ से दहशतगर्दी के वाक़यात नहीं होंगे। तो अब ये वाक़यात जो हो रहे हैं तो ये कितना हमारे लिए सिग्निफिकेंट है और कितना हम समझते हैं कि हम अफगान तालिबान से बात करें? देखिए, इससे पहले भी हमारी मुख्तलिफ मराइल में उनसे गुफ्तगू हो चुकी है और हम उनको इंगेज कर रहे हैं और उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है अफगान तालिबान ने कि उनकी सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन बावजूद इसके हम ये समझते हैं कि अफगानिस्तान की ज़मीन अभी भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ज़रूर हो रही है, जिसका जो कि तालिबान तो अपने दिल से हमारे साथ उसको इंश्योर कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो, लेकिन अभी भी वहाँ पे भी स्लीपिंग सेल्स मौजूद है जो कि एक्टिव हुए हैं। पाकिस्तान में बलोचिस्तान में हमने ज्यादा देखा है कि बलोचिस्तान में उन्होंने कार्रवाइयां की और वहां से वो फिर अफगानिस्तान भागे या ईरान की तरफ। लेकिन जो आपकी बात आमिर खाकवानी साहब की बात दुरुस्त है कि इससे पहले ये फाटा तक या बलोचिस्तान तक तो थे, शहर की तरफ पेशावर की तरफ आना या जैसे लाहौर में एक वाकया हो जाना, ये हमारे लिए जरा फिर थोड़ी सी अलार्मिंग सिचुएशन है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आमिर हकवानी साहब, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियासी मूवमेंट भी है, लॉन्ग मार्च भी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद लेकर आ रही है। तो आप क्या समझते हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट, इस तरह के वाकयात होना और उसके लिए इस तरह की मूवमेंट, सियासी मूवमेंट होना, उसके लिए कितना खतरा हो सकता है? देखिए, वैसे तो असूली तौर पर तो कोई और अगर मुल्क होता तो इस किस्म की खौफनाक दहशतगर्दी की वारदात के बाद लॉन्ग मार्च को रोक देना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे यहाँ अगर ये कोई कहेगा भी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या उल्टा ये कहेंगे कि ये उल्टा हुकूमत पर इल्जाम लगा देंगे कि ये लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए इस किस्म की दहशतगर्दी कराएगी। हालांकि आप देखें ना, पिंडी में अगर ये लॉन्ग मार्च में इस्लामाबाद लेके आना है तो लॉन्ग मार्च में आवाम होती है, पब्लिक, उसमें तो ज्यादा खतरा होता है दहशतगर्दी की वारदात का। तो ये बहुत ही सीरियस बात है, इसे देखकर सोचना चाहिए। क्योंकि आम आदमी को जो लोग होते हैं, बेगुनाह लोग साथ चल रहे होते हैं, पॉलिटिकल वर्कर, जलसों में खवातीन भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, तो बहरहाल बहुत तशवीशनाक बात है, इस पर सोचना चाहिए। और आप देखें कितनी परेशान कुन बात है कि पहले ही यूक्रेन की क्राइसिस की वजह से पूरी दुनिया में एक परेशानी फैली हुई है, पाकिस्तान भी गहरे बहुत दबाव है, रशिया की मुखालफत करने का भी यूरोपियन यूनियन का दबाव है कि मजम्मत करे और पाकिस्तान अगर उसका पोजीशन ले वेस्ट के साथ जाए तो रशिया और चाइना के साथ ताल्लुकात मुतासर होते हैं। तो बहुत सीरियस चीजें हैं। बलूचिस्तान में देखें, अभी कुछ ही दिन हुए इस बात को, मेरे चंद हफ्ते हुए हैं, क्योंकि तंजौर यूनिवर्सिटी में जो बहुत बड़े पैमाने की दहशतगर्दी की वारदातें हुई थी। लेकिन आमिर हकवानी साहब, आप नहीं समझते कि हमने मिस कैलकुलेशन की है अफगान तालिबान को लेकर? हम ये समझ रहे थे कि हमारा बॉर्डर सिक्योर हो जाएगा, वहाँ से दहशतगर्दी के वाक़यात पाकिस्तान में नहीं होंगे, लेकिन इसमें पहली बात तो ये है कि अफगान तालिबान को हमने तो अफगानिस्तान की हुकूमत नहीं बिठाया ना, यानी ये ऐसा नहीं कि हमने अफगानिस्तान के अफगान तालिबान को बिठाया और हमसे लोग कहेंगे आपने क्यों बिठाया है। अफगान तालिबान अपनी कुव्वत से और उन्होंने 20 साल अफगानिस्तान में गुरिल्ला जंग लड़के उन्होंने सर्वाइव की है, ठीक है ना। अमेरिका ने 2 साल उससे मुज़ाकरात किए हैं, ऐसे तो नहीं किए। 18 सालों को 16 सालों को मारने की कोशिश करते हैं, फिर आखिर तंग आकर उन्होंने मुज़ाकरात किए हैं और मुज़ाकरात के बाद आउट हुए हैं। मतलब जो इलाके पाकिस्तान से नहीं मिलते, यानी शुमाली अफगानिस्तान के मदार शरीफ और बदख्शां और दूसरे वहाँ पर भी अफगान तालिबान है, मजबूत है पूरी तरह। तो अफगान तालिबान को अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान तो लेके आया ही नहीं ना, इसलिए ये तो क्वेश्चन भी नहीं बनता कि हमने इनको किया या नहीं किया। हमें ये है, लेकिन जाहिर है कि हम एक किस्म की एडवोकेसी कर रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं कि आप अफगान तालिबान को इस वक्त उनको फाइनेंशियल है या आप कहें कि इंसानी हकूक की सतह पर हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तो वो तो हम भी कह रहे हैं, वो तो आलमी इदारे भी सबसे ज्यादा कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस के इदारे उनको बाकायदा मदद कर रहे हैं और मुल्क भी कर रहे हैं। पाकिस्तान ने तो अभी तक अफगान तालिबान को तस्लीम ही नहीं किया।
तो पाकिस्तान एडवोकेसी क्या कर सकते हैं, तस्लीम ही नहीं किया उन्होंने। पर मेरा ख्याल है अफगान तालिबान के आने से ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि यहाँ ये उम्मीद और तवक्को पैदा हुई थी कि हमारी ये बॉर्डर सेफ हो जाएगी, लेकिन अभी देखें ना अभी चीजें बहुत सारी ट्रांजिशन में हैं। और अभी ये भी आपको इल्म में होगा कि यहाँ से कहा जा रहा है, यानी खबरें हैं कि कबायली जो मिशरान होते हैं वजीरिस्तान से और मुख्तलिफ जिरगे गए हैं, वहाँ पे मुज़ाकरात हो रहे हैं, मामला चल रहे हैं। ये भी होता है कि चूंकि वो एक टीटीपी जो है कोई एक ग्रुप तो है नहीं, वो बहुत से ग्रुपों का मजमूआ है। बात किसी इस किस्म के मुज़ाकरात को जो सामने नहीं हो रहे, पर्दा हो रहे हैं, उनको सबोताज करने के लिए भी ऐसी वारदात कर दी जाती है ताकि दबाव पड़े और ये मामला सारा खत्म हो जाए। तो इसमें बहुत सी चीजें हैं, लेकिन इन्होंने हमारे भाई के साथ दूसरे पैनलिस्ट हैं, इन्होंने ठीक कहा कि हमें अफगान हुकूमत से बात भी, लेकिन पहले यार हमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कर लेना चाहिए ना। अभी तक तो मेरे ख्याल में जिम्मेदारी किसी ने नहीं की, लेकिन हमें हर बार इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे बढ़ के हमें अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद करना चाहिए। राइट, देखिए ये इंटेलिजेंस फेलियर है ना, इस किस्म के अगर कोई अलर्ट नहीं था, दहशतगर्दी की इस लेवल की वारदात हो रही थी, इस मीन के हमारे जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसमें कहीं ना कहीं खामी रही है, हमें बर वक्त इत्तला नहीं मिल सकी। तो ये भी फेलियर है ना, ये चीजें भी ठीक करनी चाहिए। हमें अपने आप को विजिलेंट रहना चाहिए, अपना दफा तो खुद करना चाहिए ना। राइट, दूसरों से हम बात में जी बिल्कुल, हमें अपना डिफेंस मजबूत करना होगा, अपनी सिक्योरिटी खुद बेहतर करनी होगी और फिर हमें दूसरे को मुर्दे इल्जाम ठहराना चाहिए। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे हुकूमत के लिए दूसरे बड़े चैलेंज की, जो कि सियासी चैलेंज है और अपोजिशन तहरीके अदम एतमाद लाने जा रही है। बात होगी एक ब्रेक के बाद की। पहुंचे वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करेंगे तहरीके अदम एतमाद और हुकूमत की अब जो राब्ते हैं और ऐलानात हैं। लगता है कि हुकूमत अब ख़तरा महसूस कर रही है कि तहरीके अदम एतमाद आएगी और अपने अरकान और इत्तेहादी भी शायद साथ ना दे, लेकिन अपोजिशन जो है वो अपना होमवर्क करके मुसवदा तैयार करके 48 घंटे और अल्टीमेटम पर आ गई है। क्या आगे होगा, इसी पर बात करते हैं। अब्दुल समद साहब, एक तरफ तो हुकूमत ये समझ रही है कि वो कॉन्फिडेंट भी है और ये समझ भी रही है कि उनके नंबर भी पूरे हैं और उनके लोग जाएंगे भी नहीं। क्या आपने अपने लोगों से राब्ते किए हैं, शाये दिए हैं, मदऊ किया है? कितने लोग हैं जो मिस हुए? देखें, जहाँ तक हुकूमत की बात है, ये बात तो वाज़ेह है कि जो स्पेकुलेशंस हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान की सियासत में, ये पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर है। वो आप के जो मीडिया की तरफ से जो सहाफ़ी हैं, जो कि किसी की कोई चिड़िया है, कुछ क्या है, वो 100 दिन पहले 100 दिन की बात की कि जी गवर्नमेंट 100 दिन नहीं पूरे कर सकेगी, फिर 3 महीने का ये डेडलाइंस देना, 6 महीने की बात करना कि जी आज गवर्नमेंट जा रही है, कल गवर्नमेंट जा रही है, ये स्पेकुलेशंस के ऊपर अपनी रेटिंग की खातिर ये चीजें तो चलती रहती हैं, जिसको गवर्नमेंट भी बाइंड नहीं करती कि ठीक है ये पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर का एक हिस्सा बन चुका होगा ये असम्पशन। नहीं अब्दुल समद साहब, आप जो कह रहे हैं कि सहाफ़ियों का एक वो है, आप उस फिनोमिना को छोड़ के, मैं तो सिर्फ इस बिहाफ पे आपसे सवाल कर रही हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अभी हालिया जो अवाम को रिलीफ देने के बड़े बड़े ऐलानात किए हैं और उसके साथ इत्तेहादियों के साथ राब्ते किए हैं, उनसे मुलाकातें की हैं। इससे यूं महसूस होता है, इससे ये तासुर मिलता है कि कहीं ना कहीं इस सियासी खिचड़ी पक रही है और हुकूमत खतरा महसूस कर रही है। देखिए, जब इतनी बड़ी एक्सरसाइज होती है अपोजिशन की तरफ से, अदम एतमाद का जब थ्रेट होता है, जब वो अपोजिशन ग्राउंड के ऊपर जब एक्टिव होती है, उनकी जब अशाइये और इस तरह की चीजें होंगी, तो लाजमी तौर पर लामहला तौर पर गवर्नमेंट भी जो है वो थोड़ी सी प्रोएक्टिव हो जाती है। वो भी अपने इत्तेहादियों को इंटैक्ट रखने की कोशिश करती है, क्योंकि जब आपकी ये इत्तेहादियों के ऊपर हुकूमत चल रही है और जहाँ पे मार्जिन बिल्कुल नैरो हो और जहाँ पे 10 वोट भी जो है वो मैटर करते हो, कि अगर उनको 10 वोटों की ही कमी है ना, जहाँ पे अददी बात आ जाती है, जहाँ बिल पास कराने की बात आती है, तो गवर्नमेंट को अपने नंबर्स पूरे करने के लिए या इंटैक्ट रखने के लिए उनसे मुशावरत भी करनी पड़ती है, उनके गिले शिकवे भी दूर करने पड़ते हैं। तो जब भी ऑपोजिशन की तरफ से इस तरह का कोई थ्रेट अगर फील भी होगा, ऑल्दो के हम ये समझते हैं कि ऑपोजिशन तरीके अदम एतमाद लाएगी ही नहीं, और अगर पाकिस्तान में उस दौर के अंदर जब बुरबन में ले जाया जाता था, जब फ्लोर क्रॉसिंग की इजाजत होती थी बेनजीर के खिलाफ, जब तब नहीं कामयाब हो सकी थी और पाकिस्तान की
पॉलिटिकल हिस्ट्री का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें कोई भी आप कदम अब्दुल समद साहब, आप लोगों ने भी क्या कोई ऐसा बंदोबस्त किया है कि बुरबन में हो या इस्लामाबाद में हो, बनी गाला में हो, कुछ ऐसा बंदोबस्त किया है आपने अराकीन को इकट्ठा करने के लिए? हमारी तरफ से हमने मुतअद्दिद बार पहले भी ये बात कही और मैं आपको इस प्रोग्राम में भी ये बात बता दूं कि एक एमएनए को 50 करोड़ रुपए की भी ऑफर उन्होंने की है। तो ऑपोजिशन की तरफ से अगर एमएनए इसको खरीदने की कोशिश की जा रही है तो ये कौन सा वो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है जिसे वो अचीव करेंगे कि जिसमें ऑपोजिशन तो खुद किसी एक पेज के ऊपर नहीं, जब भी इनको नैब के नोटिसेस मिलते हैं ये इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वो 50 करोड़ में नहीं, टिकट में बिक रहे हैं लोग, और टिकट में पीटीआई के लोग लिए पीएमएलएन में जा रहे हैं। आमिर हकवानी साहब की जानिब चलती हूँ। आमिर हकवानी साहब, आप क्या समझते हैं इस सियासी खिचड़ी में जो कुछ पक रहा है और उसको कितना समझते हैं ऑपोजिशन कैश कर पाएगी और हुकूमत के लिए कितना खतरा है? देखिए, ये इस दफा बड़ा लग रहा है कि तहरीक हुकूमत की एक सीरियस मूव है। यानी आप देखें ना, जो डेवलपमेंट हुई है, यानी जिस तरह शहबाज शरीफ साहब एक तवील अरसे बाद चौधरी बिरादरान से मिलने गए। ये कोई आम की रूटीन की मुलाकात तो थी नहीं ना, उस तरह आम हालात में ऐसे होता है। तो ये डेवलपमेंट हुई, जरदारी साहब की, मौलाना की, आप डेवलपमेंट के रास्ते। फिर आप देखिए इमरान खान साहब जो जाके जिस तरह चौधरी बिरादरान से मिले जाके, वो भी काफी अरसे बाद ही जाके मिले और अपने दादियों से राब्ते कर ले। इनको अचानक ही खान साहब को पता लगा कि जहांगीर साहब बीमार हैं और वो बाहर गए, तो उनके लिए फूल भिजवाए गए, उनको फोन किया गया, राब्ते हो रहे हैं। और फिर जो तकरीर में खान साहब ने जो जो रिलीफ पैकेज का ऐलान किया, वो अगर से मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है, पब्लिक को ज़ाहिर है आवाम को फायदा होगा। लेकिन वो हम सब समझते हैं कि ये इस तरह के इक़दाम क्यों करने पड़ रहे हैं। तो मामला तो सीरियस है, ये समझता है कि अगर सीरियस नहीं है तो मेरा ख्याल है उसका अंदाजा गलत है, बहुत सीरियस मूव है। लेकिन पाकिस्तान में याद रखें कि तहरीक अदम-ए-एतमाद तब कामयाब होती है जब एस्टेब्लिशमेंट पूरी तरह उसको सपोर्ट करे। उसके बगैर इतनी आसानी से होती नहीं है। अभी तक तो ये अगर इनका ख्याल है, इस वक्त पीएमएलएन का और राना सनाउल्लाह और लोग कह भी चुके हैं कि मौलाना फजल रहमान भी कह चुके हैं कि अंपायर जो हैं गैर जानबदार हैं। तो वैसे आमतौर पे हमारे यहाँ होता नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं होती, कुछ ना कुछ पोजीशन लेती है। लेकिन अगर ये अंपायर गैर जानबदार बाकी रहती है नहीं, अगर ये समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है, तो आप ये समझते हैं कि जो पहले ये समझा जा रहा था या अज्यूम किया जा रहा था या मिथ थी कि पीटीआई पर हाथ था, अब वो हाथ उठ चुका है? नहीं, पीटीआई पे तो मिथ किया, तो वो तो एक रियलिटी है कि पूरी तरह भरपूर सपोर्ट रही। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में इमरान खान से ज्यादा खुशनसीब प्राइम मिनिस्टर इस हवाले से कोई नहीं होगा जिसको इतनी ज्यादा खुलकर भरपूर सपोर्ट दी गई। चंद महीने पहले तक कम अज कम ये पोजीशन दी। अब वो ज़ाहिर चीजें उस तरह की नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है अभी भी यानी कि वो ब्रेक पॉइंट नहीं आया। ऐसा नहीं है कि अभी भी यानी बाद लोगों का ख्याल है और बाखबर लोगों का ख्याल है अभी भी सब संभाल सकते हैं, अभी भी संभाल सकते हैं। और आप याद रखें, अगर एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को सपोर्ट किया तो तहरीक अदम-ए-एतमाद या नाकाम हो जाएगी या पेश ही नहीं होगी। राइट। आमिर हकवानी साहब, ऑपोजिशन किस तरह से अपने लोगों को और इत्तेहादियों को या हुकूमती लोगों को कायल करेगी या वोट के लिए उनको के उस दिन जो होगी नंबर शुमारी उसको पूरा किया जाए? ये भी सामने आ रही हैं खबरें कि फ़ोन सेल ले लिए जाएंगे, एक जगह पर रखा जाएगा सबको। आपकी क्या इत्तलात हैं? क्या ऐसा वर्क भी कोई किया जा रहा है? देखिए, इसमें ना अगर जरदारी साहब इसके में प्लानर हैं, जरदारी साहब आप जानते हैं कि बड़े एक्सपर्ट हैं इन मामला में। बलूचिस्तान में बंदरानी साहब का ये वजह बाप पार्टी का बनी पूरी तब्दीली, और उससे पहले बदजू साहब पहले पिछले दौर में आना और फिर बंदरानी साहब के चेयरमैन सेनेट बनना और सारा कुछ ये जरदारी साहब की महारत। वो इस किस्म के दो पेज खेलने में माहिर है, लोगों को वो मामला तय करने में भी बहुत अच्छी तरह माहिर है। आप जानते हैं किस तरह मामला तय किए जाते हैं, बहुत एक्सपर्ट है लोग। और फिर दूसरी बात ये है, पीएमएलएन का पार्टी टिकट भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, इलेक्शन भी बहुत दूर नहीं है ना, अगर टर्म पूरी करे तभी भी 1.25 साल ही मुश्किल रहेगी है, ज्यादा 1.25 साल 1.5 साल रहेगी है। तो नहीं तो अगर इसी साल इलेक्शन होता है तो फिर तो पार्टी टिकट पंजाब में खास तौर पर पीएमएलएन का टिकट कुछ लोगों के लिए, ज्यादा सबके लिए नहीं, सबको मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि जहाँ पे नून लीग के पास अपना एमएनए हो या स्ट्रांग कैंडिडेट हो, पोटेंशियल कैंडिडेट हो, वहाँ पे वो पीटीआई को नहीं लेंगे। लेकिन 8, 10, 12, 15 हल्के ऐसे हो सकते हैं पंजाब में, साउथ पंजाब में खास तौर पे, जहाँ पे इनको अगर नून लीग का टिकट मिल जाए पीटीआई के लोगों को तो वो आसान से जीत सकेंगे। तो मेरा ख्याल है उन लोगों के लिए आसान हो जाएगा। तो ये टिकट भी अहम है, सिंध में पाकिस्तान की उस पार्टी का टिकट वैसे ही बहुत अहम है,
तो जी, खासकर राइट पीरियड में तो वो राइट। winning अब्दुल ticket है। समद साहब, इसके ऊपर आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे कि पार्टी टिकट जो आप बात करोड़ों की कर रहे थे कि खरीदो फरोख्त की जा रही है, तो यहाँ पे टिकट जो है वो असल में टिकट की वैल्यू है। देखिए, ये बात बिल्कुल को छंबे की नहीं है कि जब भी इलेक्शन करीब आते हैं वहां पे ये शफलिंग जो है ये भी हमारे पॉलिटिकल कल्चर का हिस्सा है कि जब भी नए इलेक्शन आएंगे कुछ लोग उधर से उड़ेंगे इधर आ जाएंगे, कुछ यहाँ से जाएंगे उधर जाएंगे, जो ये समझते हैं कि अगर हमारी पार्टी में पिछले इलेक्शन में 2018 में भी तो नून लीग से लोग आए थे, कुछ हमारी पार्टी से जाएंगे, ये तो एक एक अंडरस्टूड सी बात है जिसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं है। ये ऐसी बात भी नहीं है कि तहरीक अदम एतमाद की सूरत में वो टिकट की लालच में आके वो करेंगे। कुछ ऐसे लोग भी तो होंगे कि जो ऑपोजिशन में होते हुए पीटीआई का टिकट देख रहे होंगे कि उनको चाहिए होगा, वो चाहते होंगे कि जी हमें आने वाले इलेक्शन में अगर हम पीटीआई का टिकट ले लें तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हवाले से शायद वहां पे पीटीआई ज्यादा पॉपुलर हो, राइट। कॉन्स्टिट्यूएंसी की सियासत तो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। बहुत बहुत लेकिन शुक्रिया अब्दुल समद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आमिर हकवानी साहब, आपका भी शुक्रिया। नाजरीन, जाहिर है कि ये जो सियासी खिचड़ी पक रही है, हुकूमत इससे खतरा महसूस कर रही है, इसीलिए बड़े बड़े अवामी रिलीफ देने के ऐलानात किए जा रहे हैं और इत्तेहादियों से राब्ते भी हो रहे हैं। लेकिन असल में तहरीक अदम एतमाद पेश होगी और कामयाब कैसे होगी, और कामयाब होने के बाद होगा क्या, इस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे तहरीक अदम एतमाद का। शोर तो बहुत था, लेकिन अब लगता यह है कि ये तहरीक अदम एतमाद का मामला संजीदा मराहल में दाखिल हो गया है और अपोजिशन इस बात पर इत्तफाक कर चुकी है कि तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी। लेकिन अल्टीमेटम और 48 घंटों की मोहलत देने के बावजूद भी अभी तक तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं हुई। लेकिन अहम पेशरफ्त ये है कि तीनों बड़ी सियासी जमातों में इत्तफाक राय हो चुका है और इसके लिए बहुत जल्द ऐलान भी कर दिया जाएगा कि किस तारीख को ये तहरीक अदम एतमाद पेश होगी। लेकिन उसके बाद होगा क्या, इस तमाम मामले पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर ख्वाजा नवीद अहमद साहब ने, उनसे बात करेंगे। लॉ एक्सपर्ट भी हैं और पाकिस्तान की सियासी अमूर पर भी गहरी नज़र रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा नवीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया प्रोग्राम में बुलाने का। ख्वाजा साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा तहरीक अदम एतमाद का शोर आपने भी सुना, हम भी सुन रहे थे। लग ये रहा था कि शायद ऑपोजिशन इत्तफाक ना कर सके और ये आखिरी मराहल में दाखिल ना हो। लेकिन अब जिस तरह से आगे बढ़ रहा है और हुकूमत जो है वो भी ख़तरा महसूस कर रही है, तो ये तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी जाएगी। आपका क्या कहना है? अभी तो जो हालात इस वक्त लग रहे हैं, ख़ास तौर पे जो बिलावल भुट्टो सरदारी साहब ने वहाँ से जो चलाया है अपना लॉन्ग मार्च, और उसकी पॉपुलैरिटी और उसमें पब्लिक की रिस्पांस देखकर ये लगता है कि ये कुछ कामयाब भी होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि उसी के प्रेशर के तहत ये सारी पार्टियाँ भी मेरे ख्याल में आपस में मिल गई हैं। एक दूसरे को पहले तो बहुत दफ़ा मिलती रही हैं, लेकिन आपने देखा है कि सेनेट के इलेक्शन में भी मिली, उसमें भी गड़बड़ हो गई थी। फिर उसके बाद अभी ये लास्ट जो बिल पास होने थे उसमें भी ये जो था जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब खुद गैर हाज़िर हो गए थे। तो अब अभी तक तो मुआवजे होते ही आए हैं और ये मुआवजाती तौर पे हारती रही है इनकी बातें। लेकिन इस दफ़ा लगता है कि शायद सारी पार्टियां सीरियस हैं और कोई किसी को डिच नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा कि अब उन्होंने अवामी प्रेशर देख लिया है। अब जो आदमी इसमें गद्दारी करेगा वो सियासत से ही फिर हमेशा के लिए रुखसत हो जाएगा, क्योंकि अवाम के हाफजे कमज़ोर नहीं होते, वो इस बात को याद रखते हैं। तो जिस लेकिन ख्वाजा साहब पिछली दफ़ा गैर हाज़िर हुए। जी ठीक है ख्वाजा साहब, आपने लॉन्ग मार्च की बात की है। बिलावल साहब की सियासी जो करियर है उसमें ये एक बड़ी मूवमेंट है जो वो लेकर चल रहे हैं। आप समझते हैं कि वो उसमें कामयाब भी हो रहे हैं? आगे चलकर क्या लगता है इस्लामाबाद में उनका जो पड़ाव है वो कैसा हो सकता है? पड़ाव तो अब डिपेंड करता है यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के उसके ऊपर रवैये पे। अभी तक तो एडमिनिस्ट्रेशन वाले दिल खोल कर कह रहे हैं कि हम इनको अकोमोडेट करेंगे, और माजी में ऐसा देखा गया है कि जब इमरान खान साहब ने यहाँ कंटेनर रखा था तो पता नहीं कितने 100 दिन तक उसको अलाउ किया था नवाज़ शरीफ की हुकूमत ने, और वो भी उस जगह पे सुप्रीम कोर्ट के सामने, वहाँ सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पे शलवारें लटकी भी होती थी और इस हद तक उन्होंने खुली इजाज़त थी। रात को सारे वहाँ कपल्स आके वहाँ डिस्को भी करते थे।
तो ये तो अलाउ किया था एडमिनिस्ट्रेशन ने उस वक्त बड़े खुले दिल से। रा- अब एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रवैया होता है, ये तो जाहिर है कि इस्लामाबाद जी। पहुंचेगी, ये लॉन्ग मार्च पहुंचेगा, उसके बाद ही पता चलेगा। अब तहरीक अदम एतमाद, जैसा कि आप भी समझ रहे हैं कि अभी पेशरफ जो हो रही है वो गैर मामूली है, उसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक अहम मामला था जिस पर इतफाकी राय पैदा नहीं हो रहा था तीन बड़ी सियासी जमातों में। वो एक PMLN ये चाहती थी कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब करवाई जाए, पहला मरहला, दूसरा मरहला फौरी इलेक्शन करवाए जाए, जबकि पीपल्स पार्टी और हुकूमती इत्तेहादी जमातें चाहती थी कि ये हुकूमत अपना टेन्योर पूरा करे, वजीर आजम चाहे रुखसत भी हो जाए और उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब भी हो जाए। आप क्या समझते हैं, आईनी कानूनी तौर पर इसमें क्या क्या मराहल हो सकते हैं? नहीं वो तो ये है कि देखें, प्राइम मिनिस्टर अगर एक दफ़ा अपनी मेजॉरिटी लूज़ कर जाते हैं, चाहे एक सीट से भी लूज़ कर जाएं, यहाँ माजी में बड़ी मिसालें हैं कि लोगों ने एक सीट की ज़्यादा होने की वजह से कई कई साल हुकूमतें की हैं। तो अब ये है कि अगर एक सीट भी प्राइम मिनिस्टर कम हो जाती है तो ही कैन नॉट कंटिन्यू टू बी द प्राइम मिनिस्टर। फिर हाउस को कोई दूसरा लीडर ऑफ जो होगा अपना इलेक्ट करना होगा, और कौन होगा अब ये इन्हीं बातों पे ये जो पार्टियों के रोज़ मुज़ाकरात होते हैं, मीटिंगें होती हैं, ये आपस में कुछ लो और कुछ दो के फार्मूले के ऊपर बैठते हैं। उसमें यही इनकी बातें होती हैं जो कि अभी तक लीक नहीं हुई हैं कि कौन वज़ीर आज़म बनेगा, कौन फिर बनेगा चीफ लेकिन मिनिस्टर अहम पंजाब मामला का। तो ये था कि और पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करे। पीपल्स पार्टी भी ये चाहती थी कि पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी पार्लियामेंट को करे। डिसॉल्व ना किया जाए। जी। हर पार्लियामेंटेरियन का इंटरेस्ट ये है कि पार्लियामेंट अपनी मुद्दत मुकम्मल करे, और मेरे ख्याल में हम भी ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट अपनी मुकम्मल करे मुद्दत। लेकिन क्योंकि PMLN MNAs जल्द जो हैं, वो इंतहाबात पार्लियामेंट के बगैर- जल्द इंतहाबात की कायल है। PMLN जल्द इंतहाबात की कायल है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या रास्ता होगा बीच का? उनको बहुत जल्दी है, क्योंकि हाँ PMLN को बहुत जल्दी है। उसमें यह ना कि एक तो मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आना चाहते हैं, वहाँ उनका टाइम काफ़ी पूरा हो गया है, तो अब उनको भी आने की जल्दी है। वो कहते हैं कोई तब्दीली आए तो मैं आऊँ, क्योंकि अभी इस हालत में आ जाएं तो फिर तो जब तक इलेक्शन नहीं होता तो वो तो फिर जेलों में ही पड़े रहेंगे। आई थिंक नाउ ही कांट अफोर्ड दिस। उनकी सेहत की हालत और उम्र भी पहले से ज़ाहिर है 2-3 साल और बढ़ गई है। ये ना हो कि इत्तेहादी और ऐसे लोग जो दोनों तरफ पिच के दोनों तरफ देख रहे हैं, बाद में ये ना हो कि वही है कि क्लीन बोल्ड हो जाएं और उनके हाथ में कुछ भी ना आए। होता ही यही, आपने बड़ी टेक्निकल बात कही है कि जब वो पिच के दोनों तरफ देख रहे होते हैं तो बॉल सीधा विकेटों में लगता है। जी जी, ठीक है। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त ऑपोजिशन और क्या इंतजार कर रही है? एक तो हुकूमत भी ये समझ रही है और देखिए जी, अब ये इन जक्स्टा पोजीशन में आ गए हैं, ऑलमोस्ट ये बराबर हो गए हैं। अब ये जो इंतज़ार हो रहा है वो ये है कि जब वो रन में आते हैं तो वो दोनों को आमने सामने होकर एक दूसरे को घर घर करते हैं, फिर अब किसने पहले हमला करना है, इस वक्त ये हो रहा है। अच्छा, वजीर आज़म इमरान खान के पास क्या दोनों हमले की टेक्निकली, तैयारी में है। राइट, टेक्निकली वजीर आज़म इमरान खान के पास क्या क्या ऑप्शन है कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को नाकाम बना दें या उससे पहले कोई इकदाम कर लें? क्या क्या उनके पास ऑप्शन हो सकते नहीं, हैं? वो नोटिस आ जाता है ना, जब इन्होंने नोटिस अगर दे दिया है अपना नो कॉन्फिडेंस की मोशन लाने का, तो उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर जो है वो असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर सकता। यानी वो अदरवाइज जो एक ही पत्ता होता है वो नोटिस आने से पहले वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं कि ये असेंबली डिसॉल्व कर दें। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कि अभी तक हुकूमत खतरा महसूस कर रही है? काफ़ी ऑपोजिशन की जानिब से भी संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है, लेकिन इमरान खान साहब ऐसा कोई स्टेप ले सकते हैं कि जब वो समझेंगे कि अब ये अगर मूवमेंट नो कॉन्फिडेंस मूव हो जाती है तो अब इससे पहले उनको कोई स्टेप ले लेना चाहिए? कि इमरान खान कोई ऐसा स्टेप ले सकते हैं? देखिए, अब स्टेप तो अब वो असेंबली डिसॉल्व करने वाला तो ख़त्म हो गया। वो मिर्ज़ा गुलाम मोहम्मद ने उस ज़माने में लिया था, उसने असेंबली डिसॉल्व कर दी थी। उन्होंने कहा ना असेंबली रहेगी ना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा। फिर वो मौलवी तमीज़ुद्दीन का केस हो गया था, फिर उसमें सिंध जो हमारा हाई कोर्ट था उन्होंने असेंबली बहाल कर दी थी। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मुनीर ने शायद वो सेट असाइड कर दिया था, और उस वक्त से कहते हैं कि पाकिस्तान की सियासी तारीख ख़राब हो गई है। और अब मैं नहीं समझता कि दोबारा कभी कोई भी ना अदालत, ना अवाम, ना कोई वज़ीर आज़म इस तरह की गलती रिपीट नहीं करेगा, क्योंकि मौलवी तमीज़ुद्दीन का केस आज भी लैंडमार्क केस जो है मौजूद है जुडिशरी में।
राइट। ये जो हॉर्स ट्रेडिंग और कोई सियासत जज में होती अभी है, तक तो मैंने देखा उससे हिलता हुआ है। राइट, ये जी। जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है सियासत में, आप देखें कि इलेक्शन से पहले हाँ, इस तरह ये से कर सकते हैं। हाँ, हॉर्स ट्रेडिंग में कर सकते हैं। घोड़ों के दाम बढ़ा दें, डबल कर दें, और फिर उसके साथ और मराहत भी लगा दें। फिर वो इस तरह की चीज़ें हो जाएं, उनको ओहदे देने शुरू कर दें, किसी को सफ़ीर बना दें, किसी को कोई ऑटोनमस बॉडीज़ का चेयरमैन बना दें। इनको हर चीज़ चाहिए होती है ना, तो कोई ना कोई तो मतलब सिर्फ नगद नहीं चाहिए, ओहदे, इक़्तिदार, पावर भी चाहिए, जहाँ ये अपने लोगों को अकोमोडेट कर सकें, नौकरियां दे सकें। तो फिर इनको बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस का चेयरमैन भी बनाया जा सकता है इनमें जो लोग हैं। राइट, और यानी फिर कि वो हुकूमत अगर तरक्याती बजट तो रिलीफ मेरे दे ख्याल में रही वैसे है मिल तो जाता अपने है फ़ौरन। इत्तेहादियों को देने के लिए, पार्लियामेंटेरियन को देने के लिए, अपने लोगों को देने के लिए और भी बहुत सारे पैकेजेस हैं और भी बहुत सारी मराहत हैं जिसको देकर अपना वोट बस जो वो है आप वो जिस सेव बात कर पर सकती है। पहुंच गई, जो बात मैं नहीं कहना चाह रहा था, वो आप समझ गई कि पैकेजेस बढ़ा दिए जाएं। जैसे वो पेट्रोल के ऊपर 5 रुपये 10 रुपये कम कर दिए हैं, 5 रुपये बिजली पे कम कर दें, कुछ इनका भी बढ़ा दें, तो मेरे ख्याल में शायद उस मुश्किल वक्त से निकल जाएं। क्या समझ रहे हैं कि अभी तक इमरान खान साहब ने काफ लीग और एमक्यूएम को क्या ऑफर किया होगा? उनकी सारी दिल की मुरादें पूरी करने के वादे किए होंगे कि आप मुराद मांगें और मैं पूरी करता हूं। और ऑपोजिशन क्या दे सकती है कि ये नेक्स्ट इलेक्शन में अकोमोडेट कर सकती है इत्तेहादियों को, इन लोगों को, या नहीं, अब अपोजिशन के पास तो अब मतलब अच्छा अपोजिशन क्या दे सकती है? हाँ, वो उनको कह देंगे हम आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से टिकट दे के आपको जितवा देंगे, आपको ग्वाल मंडी का टिकट दे देंगे, आपको पार्टी से खड़ा कर देंगे, दाता दरबार के इलाके से खड़ा करा देंगे, मजंग से जितवा देंगे। तो इस तरह कर सकते हैं। वो कहेंगे जी हमजा शरीफ वाली सीट तुम्हें दे देते हैं। तो इस तरह की मतलब ऑफरें तो दे सकते हैं ना वो उनको, फ्यूचर उनका सिक्योर करने के लिए। राइट। देखिए ये तो अभी 15 दिन की गवर्नमेंट है, फिर आगे लेकिन 5 साल लम्हा दे रहे हैं हम फिक्रिया आपको। नहीं है ख्वाजा साहब कि हम जो पाकिस्तान की सियासी तारीख हमें बार बार रिपीट होती दिखाई देती है, पहले भी पाकिस्तान की सियासी तारीख में ऐसा ही होता आया और आज भी हम यही बाज़गश्त सुनते हैं कि जो लोग हैं उनको इंटैक्ट रखने के लिए, उनको इसलिए कि वो हमारे साथ ही रहें, हमें वोट दें, छांगा मांगा की सियासत हो या फिर इस तरह से अभी भी ऐसी कोशिशें की जा रही हैं। अब आप पहुंच गई हैं सही बात के ऊपर कि अब दोबारा एक नया छांगा मांगा बपा हो सकता है किसी भी वक्त, और वही फिर आखिर पे रेस्क्यू है। उस जमाने में याद है बेनज़ीर साहबा के खिलाफ भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था, और वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मुझे कामयाब याद नहीं हो है सका। हाँ। कराची के एक बंगले में कोई 18 के करीब MNA रह रहे थे, वहाँ सारी रात पार्टी होती थी, हम भी जाते थे, पार्टी अटेंड करके आते थे। तो वो उनको लाहौर से, पंजाब से, इस्लामाबाद से छुपा के कराची के बंगलों में रखा गया था, और वो फिर तहरीक नाकाम हो गई थी। राइट, लेकिन अब भी ऐसा ही लगता है आपको कि क्या अब भी ऐसा ही है कि लोगों को इस तरह से लेकर जाया जाएगा? एक्शन रीप्ले हो जाएगा। अब ये है कि कराची तो एक्सेस हो जाता है, मतलब इनको मनोड़े ले जाएं या दुबई ले जाएं, को पता नहीं। अब फंड्स भी ज्यादा है ना, यानी कि फाइनेंस भी ज्यादा है। यानी कि आप भी दुबई में फिर पार्टी अटेंड करने जाएंगे? आप ये कह रहे हैं कि वहां पे दुबई की ऑप्शन दे रहे हैं आप इनको? वहाँ चले जाएंगे। कराची में तो वो हमारे पड़ोस में ही बंगला था, तो मैं चला जाता था जी। तकरीबन रोज ही चला जाता था। तो अब भी ऐसी खबरें आ रही वहाँ है रोज कि पार्टी हो रही होती थी। राइट, अभी ये कहा जा रहा है कि पार्लियामेंटेरियन को इकट्ठा किया जाएगा, जो लोग वादे कर रहे हैं उनको इंश्योर करने के लिए कि वो हमारे साथ ही होंगे या वो किसी और का असर रसूख ना एक्सेप्ट करें, उनके फ़ोन ले लिए जाएंगे, जैमर लगा दिए जाएंगे, ऐसी जगह पर रखा जाएगा। तो क्या ये सियासी रवायत ठीक है? जहाँ कोई आवाज़ ना आ सके इंसानी, जी जी बिल्कुल, जिन्नात की दुनिया में उनको ले जाएंगे, जहाँ चारों तरफ से बस पहाड़ हो। हाँ, प्राइम कहाँ रखेंगे ये मिनिस्टर आप के देखें। खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए इस तरह के अगर हथकंडे, इस तरह के तरीक़ेकार को इस्तेमाल किया जाना है तो अवाम के वोट कितने सेफ और सिक्योर हो सकते हैं? जी, आप ये देखें कि अवाम के दिल पर क्या गुजरेगी कि उन्होंने जिनको वोट देकर अपना MNA बनाया, अब वो MNA उनके वोट लेकर अपनी तिजारत कर रहा है। मैं कहता हूँ कि अवाम के दिल पाश पाश हो जाएंगे टूट के। बहुत और मैं समझता हूँ कि कुछ लॉ में भी इसमें कुछ एडवेंचर होना चाहिए। अगर इस तरह का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आए तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट 100 मोटो नोटिस लेके
इस तरह के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को कलअदम करार दे दे। ये किया जा सकता है, ये मेरे दिमाग में बात आती है। यानी कि देखें, एज ए लॉयर मैं सोचता हूँ कि देखें ना, इस चीज़ को रोके कैसे। जो बुराई होती है आखिर में हम सब लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखते हैं जी कि भाई ये अब हमारा रास्ता निकालें हमारे लिए। तो अगर सुप्रीम कोर्ट भी वॉच कर रहे हैं, वो जजेस भी रोज़ टीवी देखते हैं, वो भी सारी बातें देखते हैं, तो मैं कहता हूँ कि वो 100 वोटो एक्शन लेकर इस तरह का जो ट्रेडिंग के तहत जो आए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे फौरी तौर पे कलअदम करार दे दिया जाए और बेशक इसको इमरान खान को चलने दें। जी राइट, लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान के आइन में अभी तक तो ऐसी गुंजाइश नहीं है, या ऐसी कोई अभी ऐसी गुंजाइश नहीं है, मगर वो 184 तो अपनी जगह मौजूद है। वो अलग बात है, कभी किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। वो नेस्ला टावर के लिए तो इस्तेमाल हो गया, लेकिन ये असेंबली के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, करना चाहे तो। लेकिन वो फिर ये कहते हैं ना कि ये पार्लियामेंट का इख्तियार है, उसी को ये प्रैक्टिस करना चाहिए। तो लेकिन उसकी सुपरमेसी पार्लियामेंट की है, उस पर हाँ कदगन नहीं लगाई जा सकती, ये बात दुरुस्त है आपकी। वो वहाँ पे लीगल हर्डल्स आ जाती हैं, इसीलिए मैंने कहा कि वो तो अगर खुद समझे साहब। लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता 18वीं तरमीम में भी तो रोका गया था। पार्टी हर एक को पार्टी का पाबंद किया गया था कि वो पार्टी के डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी अगर करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। कि वो फ्लोर क्रॉस नहीं कर सकते। अगर वो 18वीं तरमीम ना होती तो आज इस सिंध में 2 साल हो गए होते गवर्नर राज लगे हुए। गवर्नर राज सिर्फ इसीलिए नहीं लग सका कि वो लिमिटेड डेज के लिए होती है, 45 डेज के लिए होगा, तो वो नहीं लगाते क्योंकि जो अपना फ्लोर क्रॉस करेगा उसकी सीट खत्म हो जाएगी, जिसकी सीट खत्म हो जाएगी वो ज़िमनी इंतखाब में कभी जीत ही नहीं सकता। तो अगर यही अभी यही अगर पीटीआई के लोग या इत्तेहादियों के लोग अगर ऐसा करते हैं, ये फ्लोर क्रॉसिंग में आता है कि अगर वो वोट वजीर आजम के खिलाफ दें तो ये फ्लोर क्रॉसिंग में आता है? वो फ्लोर क्रॉसिंग की उसकी इंटरप्रिटेशंस में आ जाएंगे कि आप जिसकी सीट पे जीते हैं उसी के खिलाफ वोट दे रहे हैं। लेकिन अब वो होगा क्या ना, जब हुकूमत चेंज हो रही होगी तो ये फ्लोर ये मैटर नहीं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा अहमद साहब अपना सियासी और आइनी कानूनी जो तज्जिया है वो देने के लिए। नाजरीन, इस वक्त हुकूमत मुश्किल में है और अपोजिशन इस वक्त मुत्तफिक हो रही है और हुकूमत के खिलाफ जो लाहे अमल बनाया जा रहा है इससे हुकूमत भी इकदामात कर रही है, रिलीफ दे रही है और इत्तेहादियों के लिए पेशकश कर रही है। लेकिन आखिर इससे आगे निकलेगा क्या, ये अहम मामला है। हम भी देखेंगे, आप भी देखिएगा। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।